हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। घटना चक्र चल रहा था, मतलब समसामयिक घटनाक्रम देख रहे थे। नवंबर 2021 का ग्रेड अप के पीडीएफ से बना रहे हैं। कल ही हमने बताया था आपको। कंटेंट्स जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होंगे। आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, और चाहे जैसे भी प्रश्न आए, चाहे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो चाहे फैक्चुअल होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो ये बन जाएगी पूरी, मतलब नवंबर की वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी पीडीएफ हम शेयर कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो एक बार देखिए, उसके बाद पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा पूरा करंट अफेयर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का जो टॉपिक है। कल हम इससे पीछे देख लिए थे लंदन में जो गंगा कनेक्ट प्लान चल रहा था। आज हम देखेंगे वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणाली और सेवाओं योजना। क्या है? एक्रोस वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणाली और सेवा। क्या भाई कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, नाम याद रखना, इसकी समग्र योजना को उसकी 8 उप योजनाओं के साथ कुल 2135 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अगले 5 साल, मतलब 2021 से 26, नाम याद रखना, वित्तीय चक्र है 15वीं तक जारी रखने को अपनी मंजूरी दे दी है। जब तक 15वीं वित्तीय चक्र चलेगा तब तक के लिए है ये, ठीक है। प्रमुख बिंदु इसमें देख लें तो यह योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय उप उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जैसी इकाइयों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। तो इन किन के माध्यम से चालू हुई है, किन के माध्यम से ये चलाई जा रही, ये हमें याद रखना है। मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और डिपार्टमेंट कई सारे हैं, ठीक है। एक्रोस योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, एक्रोस योजना जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है और मौसम जलवायु सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती है। इनमें से प्रत्येक पहलू को एक्रोस की समग्र योजना के तहत 8 उपयोजनाओं के रूप में शामिल किया गया। तो 8 उपयोजनाएं कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। 8 योजनाएं कौन कौन सी भाई? 8 उप योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो पॉलीरिमेट्रिक डॉपलर मौसम रडार, ठीक है, पूर्वानुमान प्रणाली का उन्नयन, मौसम जलवायु सेवाएं, वायुमंडलीय प्रेक्षण नेटवर्क, मौसम जलवायु की संख्यात्मक मॉडलिंग, मानसून मिशन 3, मानसून संवहन बादल और जलवायु परिवर्तन MC4 और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली। ये 8 उपयोजनाएं हैं इसके अंतर्गत, नाम याद रखना है, ठीक है। नोट के रूप में याद रखना कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 5 है को और 4 महीना, मतलब दिसंबर 21 से मार्च 2022 तक विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। तो अभी तक जो नवंबर तक मिलने वाला था ना, दिसंबर तक, ये क्या किया गया कि दिसंबर से लेकर मार्च तक फिर से बढ़ा दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। सोर्स के बारे में याद रखें तो PIB का सोर्स भाई, भारत 4 साल के कार्यकाल के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया है। 4 साल 2021 से 25 की अवधि में विश्व धरोहर समिति के सदस्य के रूप में, ठीक है। क्या है? विश्व विरासत सम्मेलन कार्यान्वित के लिए जिम्मेदार है, विश्व विरासत कोष के उपयोग को परिभाषित करती है और राज्यों के दलों से अनुरोध पर वित्तीय सहायता आवंटित करती है। नोट के रूप में देखें, 21 से 25 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुनाव जीता है भारत ने, ठीक है। आगे देखें इसके बारे में, आगे है रेल मंत्री ने भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव भैया। विषय आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों, क्या नाम दिया? विषय आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों, जिसका नाम है भारत गौरव ट्रेन, शुरू करने की घोषणा की। ये ट्रेनें भारत और दुनिया के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शानदार ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करेगा। काम क्या होगा कि सेवा प्रदाता सिख
संस्कृति के आम स्थलों को कवर करने के लिए कृपा ट्रेन, ठीक है, कृपा ट्रेन किसके लिए? सिख संस्कृति के आम स्थलों को कवर करेगी। भगवान श्री राम से जुड़े स्थानों के लिए रामायण ट्रेन जैसे विषय आधारित करने के लिए स्वतंत्र होंगी। सेवा प्रदाता पर्यटकों को रेल यात्रा, होटल विश्राम, दृश्य देखने की व्यवस्था, ऐतिहासिक विरासत स्थलों का भ्रमण, टूर गाइड आदि से सभी समावेशी पैकेज की पेशकश करेगा। तो इसमें किस किस को शामिल किया गया है, कौन कौन सी ट्रेन किसके लिए चलेगी, ये भी ध्यान रखना है। इससे संबंधित अन्य योजनाएं कौन कौन सी भाई? तो देखिए, इसमें प्रसाद योजना है, स्वदेश दर्शन योजना भी ऐसे ही है। देखो, अपना देश पहल है, बौद्ध कॉन्क्लेव है, ठीक है, तो याद रखना इसको। अगला है CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब खोली गई कहीं। तो चर्चा में क्यों रही कि केंद्रीय राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया, जो छात्रों को पूरे देश के वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेगी। प्रमुख बिंदु देखें, इस नई सुविधा से केंद्रीय विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय, सरकारी स्कूलों के छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, CSIR ने क्या किया कि CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्चुअल प्रयोगशाला प्लेटफॉर्म के विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की है। नाम याद रखना भैया, IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी हुई है, जो स्कूली छात्रों के लिए प्रयोगशाला अनुसंधान के साथ कक्षा में सीखने की सुविधा प्रदान करता है। वर्चुअल प्रयोगशाला प्लेटफॉर्म के लिए लक्षित समूह जो होगा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक, कक्षा 6 से 12 तक मतलब 11 से 18 साल की उम्र तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे। ठीक है, नोट के रूप में हम देख लें तो 2017 में शुरू होने के बाद से लेकर अब तक जिज्ञासा ने 3 लाख छात्रों और 5,000 से ज़्यादा शिक्षकों को CSIR के साथ जोड़ने में सफल रहा है। 2017 में इसकी शुरुआत हुई, ध्यान रखना, और उन्हें CSIR प्रयोगशालाओं का दौरा करने से सीधे लाभ प्राप्त हुआ भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की। भाई इन्होंने क्या किया कि घोषणा की पिछले साल पारित 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। कानून निरस्त करने की प्रक्रिया क्या है, जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोकी गई है, संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में होगी। 3 कृषि कानून कौन कौन से? किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण संरक्षण समझौता अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये 3 कानून थे। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 21 में 3 कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। कृषि कानून केवल 221 दिनों के लिए लागू थे। 5 जून 2020 से लेकर जब अध्यादेश 12 जनवरी 2021 को प्रख्यापित किए गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो हमें याद रखना कौन कौन से कानून इसमें शामिल थे भैया, वो 3 कृषि कानून, जैसा कि इस बार PCS वाले और RO के पेपर में पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है इसका। नोट के रूप में अगर हम देखें, संसद को किसी भी कानून को बनाने, संशोधित करने, निरस्त करने का अधिकार भैया याद रखना। और कानूनों को 2 तरीकों से निरस्त किया जा सकता है। 2 तरीके होते हैं निरस्त करने के, कौन कौन से? एक तो या तो वो अध्यादेश के माध्यम से निरस्त हो जाए या फिर कानून के माध्यम से। यही 2 तरीके होते हैं, इन 2 तरीकों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5 साल पूरे हो गए भाई। 20 नवंबर 2021 को 5 साल पूरा हुआ है। 2022 तक सभी को आवास प्रदान करने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए संशोधित ग्रामीण आवास योजना शुरू हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी, याद रखना, जो अप्रैल 2016 से प्रभावी है ना। इसके तहत 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण घरों को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया। इसमें 21-22 में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 7775.63 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। पात्र लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी घरों की बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करता है।
योजना के लाभार्थी कौन होंगे? तो मनरेगा से 90 से 95 श्रम दिन के अकुशल श्रम का भी हकदार है। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत पाइप से पेयजल, बिजली कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, ये सब इनसे मिलेंगे। मंत्रिमंडल ने PMGSY 1, PMGSY 2 और RCPLWEA को जारी रखने की मंजूरी दी है। क्या है ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सड़कों और पुलों के निर्माण के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 और 2, ठीक है, सितंबर 22 तक जारी रखने से संबंधित ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। CCEA ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना, नाम याद रखना, सड़क संपर्क परियोजना को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सितंबर 2022 भाई, और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना मार्च 2023 तक के लिए। प्रमुख बिंदु अगर हम देखें, ग्राम सड़क योजना सभी मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य के हिस्से सहित 2021-22 से 24-25 तक कुल 1,12,419 करोड़ रुपये खर्च होगा। 9 राज्यों के 44 जिलों में RCPLWEA के तहत 2016 से 4490 किलोमीटर लंबी सड़कों और 105 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष कार्यों को पूरा करने में पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों की मदद के लिए सितंबर 2022 तक समय बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है भाई? इसके बारे में देखें, जनगणना 2001 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाली, उत्तर पूर्व हिमालयी राज्यों में 250 से अधिक जनसंख्या वाली सड़कें जो हैं, सड़क से वंचित बस्तियों को जोड़ने के लिए 2000 से शुरू किया गया था, सन 2000। ठीक है, ग्राम सड़क योजना 2 क्या है, जिसे मई 2013 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, में मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के 50,000 किलोमीटर लंबाई को पूरा करने की परिकल्पना की गई थी फेज 2 के तहत। फेज 3 के तहत क्या है कि 2019 में 1,25,000 किलोमीटर मौजूदा रूटों और प्रमुख ग्रामीण लिंकों के माध्यम से बसावटों के साथ साथ ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, अस्पतालों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। योजना की कार्यान्वयन अवधि जो है वो मार्च 2025 है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना जो क्या भाई कि 9 राज्य, यानी आंध्र प्रदेश, याद रखना कौन कौन से राज्य भाई, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में 11,725 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सामरिक महत्व के 5412 किलोमीटर लंबी सड़कों, 126 पुलों के निर्माण और उन्नयन का कार्य 2016 में शुरू किया गया। कार्यक्रम की अवधि क्या है, 16-17 से लेकर 19-20 है। ठीक है, भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपने 41वें साइंटिफिक एक्सपीडिशन की शुरुआत की भैया, 41वां। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्या किया, दक्षिणी श्वेत महाद्वीप में अपने दल के पहले बैच के आगमन के साथ अंटार्कटिका के लिए 41वां साइंटिफिक एक्सपीडिशन की शुरुआत की है। इसमें 23 वैज्ञानिकों, सहायक कर्मचारियों का पहला जत्था पिछले सप्ताह, ठीक है, भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन कौन सा, मैत्री पहुंच चुका है। मैत्री पहुंचे ही, याद रखना। 4 अन्य बैच हैं जनवरी 2022 के मध्य तक ड्रोमलॉन फैसिलिटी और चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वैसिले गोलोवनिन का उपयोग करके हवाई मार्ग से अंटार्कटिक में उतरेंगे। अंटार्कटिका में प्रमुख बिंदु देखें, 41वां जो एक्सपीडिशन है इसके 2 प्रमुख कार्यक्रम हैं। पहले कार्यक्रम में क्या होगा, भारतीय स्टेशन पर अमेरी आइस शेल्फ का भूवैज्ञानिक अन्वेषण शामिल होगा। इससे अतीत में भारत अंटार्कटिका के बीच की कड़ी का पता लगाने में मदद मिलेगी। और दूसरा कार्यक्रम है कि टोही सर्वेक्षण और मैत्री के पास 500 मीटर आइस कोर की ड्रिलिंग के लिए प्रारंभिक कार्य शामिल, जिसमें यह पिछले 10,000 वर्षों से ही जलवायु संग्रह से अंटार्कटिक जलवायु, पश्चिमी हवाओं, समुद्री बर्फ, ग्रीन हाउस गैसों की समझ में सुधार करने में मदद करेगा। कि जो 10,000 वर्षों में ये सब हो रहा है
उसको समझने में मदद मिलेगी दूसरे कार्यक्रम के तहत, जिसमें आइस कोर की ड्रिलिंग की जाएगी 500 मीटर की। आइस कोर ड्रिलिंग ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट के सहयोग से की जाएगी। किसके सहयोग से होगी ये भी याद रखना, ठीक है। नोट के रूप में देखें, 1981 में शुरू हुए भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम ने 40 वैज्ञानिक एक्सपीडिशन पूरे कर लिए हैं। अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाए गए हैं। नाम क्या है? तो नाम भैया दक्षिणी गंगोत्री है, 1983 में बना, नाम याद रखना। और वर्ष भी मैत्री 1988 और भारतीय भैया 2012 में। वर्तमान में मैत्री और भारती ही चालू हैं, दक्षिण गंगोत्री बंद है। गोवा में स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है जो पूरे भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। तो पूरे भारतीय अंटार्कटिक प्रबंधन का कार्यक्रम कौन करता है भाई? तो कार्यक्रम का प्रबंधन कौन करता है? तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च करता है। लगभग 75% ग्राम पंचायतों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली की योजनाएं पूर्ण हुई हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के अंतर्गत 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में से 2 लाख ग्राम पंचायतों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली योजनाओं को पूरा करने के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंच चुका है, ठीक है। मंत्रालय रिज टू वैली दृष्टिकोण पर आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग कर, किसका उपयोग कर रहा है? रिज टू वैली दृष्टिकोण पर आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक का। प्रमुख बिंदु देखें तो महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत GIS आधारित योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने के लिए वैज्ञानिक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने में मदद करेगी। मंत्रालय ने NIRDPR राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान की पहल के माध्यम से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के महात्मा गांधी नरेगा कार्यकर्ताओं को GIS और RS रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने वित्त वर्ष 2021 में प्रमुख कार्य के रूप में प्रति ब्लॉक GP की 4 GIS आधारित योजनाएं तैयार की, जिन्हें सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद सभी ग्राम पंचायतों में विस्तारित किया गया। इससे संबंधित अन्य पहलों के बारे में अगर हम देखें तो अन्य पहलें कौन कौन सी भाई? कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर ने से भुवन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समाधान की शुरुआत हुई है। युक्त धारा भूस्थानिक योजना पोर्टल राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भुवन प्लेटफॉर्म पर विकसित होगा। अब GIS क्या है? यह भौगोलिक भूभाग के मानचित्रण विश्लेषण के लिए कंप्यूटर आधारित उपकरण है जो और क्षेत्र के लिए उपयुक्त विकास कार्यों के वैज्ञानिक विकल्प प्रदान करता है। यह तकनीक सामान्य डेटाबेस संचालन जैसे क्वेरी और सांख्यिकीय विश्लेषण को नक्शों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनूठे चित्रण भौगोलिक विश्लेषण लाभों के साथ एकीकृत करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव का 7वां संस्करण आयोजित हुआ है। नवंबर महीने में ही हुआ है क्योंकि नवंबर की मैगजीन हम देख रहे हैं भाई। तो कॉन्क्लेव का 7वां संस्करण है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का। इसमें ये 7वां संस्करण जो है 15-16 नवंबर को पेरिस में फ्रांसीसी नौसेना द्वारा शुरुआत इसका आयोजन किया गया 7वें संस्करण का। इसमें IONS देशों की नौसेनाओं के प्रमुख समुद्री एजेंसियों के प्रमुखों ने क्या किया? इसमें भाग लिया है। IONS संगोष्ठी का 7वां संस्करण 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक ला रीयूनियन में कोविड प्रोटोकॉल के कारण हाइब्रिड रूप में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित हुआ था? ला रीयूनियन में। संगोष्ठी के दौरान पेरिस में मौजूद प्रमुखों के सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति बन गई थी कि पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। अब हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी क्या भाई? हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों के बीच द्विवार्षिक बैठक की एक श्रृंखला है। समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा करने, सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान करता है। 2008 में भारत के साथ मेजबान के रूप में पहली बार आयोजित की गई। फ्रांस ने जून 2021 में 2 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्षता ग्रहण की है। किसने? फ्रांस ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया है।
17 नवंबर को हुआ भाई, याद रखना, ठीक है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन भारत में व्यवस्थापिकाओं की शीर्ष संस्था है जो 21 में अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। AIPOC का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन के 82वें संस्करण आयोजन 17-18 नवंबर को शिमला में हुआ। भैया ये भी याद रखना कि शिमला में हुआ है। प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन भी 1921 में शिमला में ही आयोजित हुआ था और 2021 में भी ये शिमला में ही आयोजित हुआ था, ठीक है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट रही है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 क्या भाई? देश के सभी 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है। इसमें 733 जिलों में लगभग 1.23 लाख स्कूल, 38 लाख छात्र NAS 2021 में शामिल हुए। इसमें 3, 5, 8 के स्तर पर बच्चों में विकसित योग्यताओं का आकलन करने के लिए नवंबर 2017 को आयोजित किया गया था। ये प्रमुख बिंदु के रूप में देखें तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्या है कि इस बात की एक गहन समझ विकसित करने के क्रम में सूचनाएं जुटाने की एक प्रक्रिया है कि विद्यार्थी क्या जानते हैं, समझते हैं और अपने शैक्षणिक अनुभवों के परिणामस्वरूप अपने ज्ञान के साथ क्या कर सकते हैं। अभ्यास के तीसरा चरण है ये। अब मतलब उपकरण विकास, 3 चरण है इसके। उपकरण विकास, नमूना डिजाइन और परीक्षण का वास्तविक प्रबंधन। नोडल शैक्षणिक संस्था होने के नाते राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT ने उपकरण विकास परीक्षा कराई है और परीक्षा सामग्रियों को अंतिम रूप भी दिया है। परीक्षण को वास्तविक प्रबंधन सैंपल स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा आयोजित किया गया। NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 में परिकल्पित कंटेंट स्मृति आधारित आकलन की तुलना में योग्यता आधारित मूल्यांकन प्रणाली को लागू करेगा। इसके नतीजे जिला रिपोर्ट कार्ड, राज्य केंद्र शासित प्रदेश रिपोर्ट, राष्ट्रीय रिपोर्ट के रूप में तैयार किए जाएंगे। 3 प्रकार से तैयार होंगे रिपोर्ट। माध्यम ग्रेड क्या है भाई कि NAS 2021 कक्षा 3-5 के लिए भाषा गणित EVS में, 8 के लिए भाषा गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान में और 10 के लिए भाषा गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में आयोजित होगा, ठीक है। इतना याद रखना है। परीक्षा शिक्षा के 22 माध्यमों में आयोजित होगी। सरकारी पहल और क्या है? समग्र शिक्षा 2.0, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रधानमंत्री पोषण योजना, निपुण भारत मिशन, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, UDISE, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। ये सभी इसी की तरीके की योजनाएं हैं, ठीक है, सरकार की पहल है। आगे चले। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 के शेष महीनों के दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल करने और 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ साथ वित्त वर्ष 25-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रमुख बिंदु क्या है? 21-22 की शेष अवधि के लिए प्रति सांसद 2 करोड़ रुपए की दर से MP-LADS राशि एक किस्त में और वित्त वर्ष 22-23 से लेकर 25-26 तक की अवधि के दौरान प्रति सांसद 5 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष की दर से प्रत्येक 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में जारी करेगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। 25-26 तक की अवधि, 22-23 से 25-26 में 5 करोड़ रहेगा। अब ये MP-LADS क्या भाई? यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 23 दिसंबर 1993 को इसकी घोषणा हुई है। उद्देश्य है सांसदों को मुख्य रूप से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना, जिसके तहत पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों इत्यादि क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता है। ओके, चलिए आगे देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की प्रतिज्ञा की है। ग्लासगो में COP26 हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में प्रतिज्ञा की कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करेगा। 26वां UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ग्लासगो में की जा रही है। ग्लासगो में हुआ UK में, ध्यान रखना। इसके प्रमुख बिंदु के रूप में देखें तो भारत ने घोषणा की कि वह 5 सूत्रीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में 2070 तक कार्बन तटस्थता पर पहुंचेगा।
जिसमें 2030 तक उत्सर्जन 50% तक कम करना शामिल है। देश अब से 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी भी करेगा। 2030 तक कितना कमी होगी? 1 अरब टन की। और ये वाला पॉइंट आया हुआ था आरओए वाले एग्जाम में। फिर लचीले द्वीप देशों के लिए अवसंरचना क्या बनेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन से अलग लचीले द्वीप देशों के लिए अवसंरचना का शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या? विकासशील छोटे द्वीपीय देशों में लचीली सतत समावेशी अवसंरचना के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ऐसे छोटे द्वीप देशों के लिए विशेष आंकड़े एक ही जगह उपलब्ध कराएगा ताकि उन्हें चक्रवात, कोरल रीफ निगरानी, तटीय निगरानी के बारे में समय से सूचना मिल सके। ठीक है। क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर क्या भाई? COP26 के पहले दिन भारत ने दुनिया भर में क्लाइमेट एक्शन, उत्सर्जन में असमानता, ऊर्जा संसाधन खपत में इक्विटी का आकलन करने के लिए इसकी शुरुआत की भाई। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े समझौतों में 100 से अधिक विश्व नेताओं ने 2030 तक वनों की कटाई को रोकने, वनों का दायरा बढ़ाने का वादा किया है। ओके, आगे देखते हैं। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना शासन प्रदर्शन में शीर्ष रूप में उभरे हैं। PSC अध्ययन है। पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का 6ठा संस्करण के अनुसार क्या हुआ? केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। शासन प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में उभरते विजेता रहे। प्रमुख बिंदु देखें। सूचकांक में कोविड-19 महामारी के प्रति प्रत्येक राज्य की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखा गया। बड़े राज्यों में देखें टॉपर्स हैं तो भैया केरल है, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद तेलंगाना। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में टॉपर्स कौन है? सिक्किम, मेघालय, मिजोरम है। केंद्र शासित प्रदेशों में टॉपर कौन है? पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है। ठीक है। अब पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स क्या है? ये सूचकांक 3 स्तंभों पर होता है। एक इक्विटी होता है, इक्विटी विकास और स्थिरता पर। ठीक है। 5 विषय होते हैं, 14 सतत विकास लक्ष्य होते हैं, 43 संकेतक द्वारा परिभाषित सतत विकास के संदर्भ में शासन के प्रदर्शन को यह देखता है। ठीक है। NCW ने नालसा के सहयोग से महिलाओं के लिए अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। NCW ने नालसा के सहयोग से। NCW राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर महिलाओं के लिए अखिल भारतीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम विधिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण लॉन्च किया। वाराणसी, उत्तर प्रदेश में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश व नालसा चेयरमैन न्यायाधीश UU ललित और राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन सुश्री रेखा शर्मा ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या है भाई? इसके प्रमुख बिंदु हैं। उद्देश्य क्या है कि देश भर के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित सत्रों के माध्यम से कवर करना है, जिससे महिलाओं को उनकी शिकायत के समाधान के लिए उपलब्ध न्याय प्रणाली की विभिन्न मशीनरी के बारे में अवगत कराया जा सके। कार्यक्रम महिलाओं, लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाएगी, जो भारतीय दंड संहिता सहित विभिन्न कानूनों के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है। अब देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूलों के लिए भाषा संगम पहल क्या है भाई? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत स्कूलों के लिए भाषा संगम पहल की शुरुआत की है। भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल क्विज ऐप भी लॉन्च हुआ है। भाषा संगम के बारे में देखें तो भाषा संगम जो है 22 भारतीय भाषाओं में रोज उपयोग में आने वाले बुनियादी वाक्य सिखाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत तय के तहत शिक्षा मंत्रालय की पहल है। शिक्षा मंत्रालय की पहल है, याद रखना। इस पहल के पीछे की सोच क्या है कि लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में भी बुनियादी बातचीत का कौशल हासिल करना चाहिए। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा विकसित किया गया, ये भी याद रखना है। इसे दीक्षा ई पाठशाला और 22 पुस्तिकाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है भाई? एक भारत अगर श्रेष्ठ भारत देखें तो इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर
की गई। ठीक है, इस अभिनव उपयोग उपाय के माध्यम से विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं, प्रथाओं के ज्ञान से राज्यों के बीच समझ और बंधन बढ़ेगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। ठीक है, गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भैया गजेंद्र सिंह शेखावत ने गंगा उत्सव 21 द रिवर फेस्टिवल के 5वां संस्करण भैया याद रखना, यह 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित हुआ, ये भी याद रखना। अगर अन्य कार्यक्रमों की देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल क्लैप नमामि गंगे की एक पहल भैया याद रखना, जिसे ट्री क्रेज फाउंडेशन द्वारा विकसित और निष्पादित किया गया। ठीक है, क्लैप नमामि गंगे की पहल है जिसे ट्री क्रेज फाउंडेशन द्वारा विकसित निष्पादित किया गया। यह संवादात्मक पोर्टल जो भारत में नदियों के संरक्षण और उससे संबंधित मामलों में पहल करने की दिशा में काम कर रहा है। गंगा मशाल देखें तो क्या है कि गंगा टास्क फोर्स के नेतृत्व में अभियान है। गंगा मशाल के बारे में भी बताया, इसे दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यह गंगा नदी के किनारे 23 स्टेशनों को कवर करने वाले मार्ग से यात्रा करेगी। इस प्रकार यह स्थानीय लोगों, नमामि गंगे सेवकों, स्वयं सेवकों को संवेदनशील बनाने में मदद करती है। ठीक है, गंगा एटलस क्या है? आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं राजीव सिन्हा द्वारा तैयार किया गया गंगा एटलस। ठीक है, नाम याद रखना, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं राजीव सिन्हा जी। पिछले 5-6 दशकों के दौरान गंगा नदी में हुआ परिवर्तन दस्तावेज प्रस्तुत किया इन्होंने, और बदलाव कैसे हुआ कि मुख्य तौर पर चैनल मॉर्फोलॉजी, भूमि उपयोग, भूमि कवर, नदी की गतिशीलता, अन्य संबंधित मुद्दों के संदर्भ में यह है। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है भाई? गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2021 के पहले दिन फेसबुक पर 1 घंटे के दौरान हस्तलिखित नोटों के साथ अपलोड किए गए सर्वाधिक तस्वीरों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी पंजीकरण दर्ज किया है। नोट के रूप में देखें तो गंगा को 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो हमें यह भी पॉइंट ध्यान रखना है। आगे चले तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है के तहत न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हुआ है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम के तहत न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। मुख्य बिंदु देखें तो देश में पहली बार होगा कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन सार्वभौमिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी। निमोनिया विश्व स्तर पर और भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। नाम याद रखना, निमोनिया। न्यूमोकोकस के कारण होने वाला निमोनिया बच्चों में गंभीर निमोनिया रोग का सबसे आम कारण है। भारत में लगभग 16% बच्चों की मृत्यु निमोनिया से होती है। 16%, डाटा भी याद रखना है। पीसीवी की राष्ट्रव्यापी शुरुआत से बाल मृत्यु दर में लगभग 60% की कमी आएगी। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम क्या है भाई? यूआईपी सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें सालाना करीब 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को इसमें कवर किया जाएगा। यूआईपी के तहत टीके से बचाव योग्य 12 बीमारियों के खिलाफ 12 बीमारियां इसमें शामिल होंगी। निःशुल्क टीकाकरण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखें। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री हैं ने डेयरी सहकार योजना शुभारंभ की। कौन है? केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह पर क्या हुआ कि इन्होंने गुजरात के आणंद में डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया। गुजरात के आणंद में, याद रखना। यह 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन एनसीडीसी क्रियान्वित करेगा। इसके तहत सहकारिता से समृद्धि तक के स्वप्न को पूरा किया जाएगा। इसके तहत पात्र सहकारिताओं को एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे पशुधन विकास, दूध की खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता सुनिश्चितता, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन, ये सब चीज़ें किसानों की आय दोगुनी करने और आत्मनिर्भर भारत के समग्र उद्देश्य के तहत दुग्ध उत्पादों के निर्यात संबंधी गतिविधियां चला सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पीएमएफएमई योजना के तहत पहला एक जिला एक उत्पाद ब्रांड दिल्ली बेक्स शुरू हुआ। दिल्ली बेक्स क्या है? ध्यान रखना भाई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड के सहयोग से प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज
योजना के बेकरी उत्पाद श्रेणी में पहला एक जिला एक उत्पाद ब्रांड दिल्ली बेक्स शुरू किया। ब्रांड और उत्पाद को विशेष रूप से बेकरी के लिए ओडीओपी अवधारणा के तहत विकसित किया गया, जो दिल्ली के ओडीओपी में से एक होगा। पूरी तरह से गेहूं से बना रस्क दिल्ली बेक्स ब्रांड के तहत पेश किया गया पहला उत्पाद है। पहला उत्पाद कौन सा बना? रस्क। इसके बाद उत्पाद पेश किए जाएंगे और उत्पाद आएंगे। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना क्या है? ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई है। यह योजना 2021 से 24-25 तक, याद रखना ये अवधि, 10,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ इस योजना मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय तकनीकी व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सीधे सहायता करने की परिकल्पना की गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। यात्रियों के लिए संचार में विश्वास बनाने के लिए भारतीय रेलवे और ट्रू कॉलर ने हाथ मिलाया। किसने? भारतीय रेलवे और ट्रू कॉलर ने यात्रियों के लिए संचार में विश्वास बनाने के लिए आईआरसीटीसी ने यात्रियों में ये ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी की। उपयोग किए जाते हैं एकीकृत राष्ट्रीय रेलवे हेल्पलाइन 139 को अब ट्रू कॉलर बिजनेस आइडेंटिटी सॉल्यूशंस द्वारा सत्यापित किया गया। 139 को ट्रू कॉलर क्या करेगा? कॉल की पुष्टि करेगा, पहचान करेगा, जो लोगों को यह आश्वासन भी देगा कि धोखाधड़ी कम करेगा कि आपके बुकिंग विवरण या पीएनआर स्थिति जैसे महत्वपूर्ण संचार आईआरसीटीसी द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। आईआरसीटीसी ने 2007 में भारत बीपीओ सर्विसेज लिमिटेड के साथ परियोजना में तकनीकी भागीदारी के रूप में 139 पूछताछ हेल्पलाइन सेवाएं शुरू की हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में ये चीज़ है कि आईआरसीटीसी ने 2007 में भारत बीपीओ सर्विसेज लिमिटेड के साथ परियोजना तकनीकी भागीदारी के रूप में 139 पूछताछ हेल्पलाइन सेवाएं शुरू की। 2007 से चल रही है ये सेवा। ठीक है, ये भी याद रखना है। भारत का पहला मानव युक्त समुद्र मिशन है समुद्रयान। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भैया चेन्नई से भारत के पहले मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान का शुभारंभ कहाँ से हुआ भैया? तो याद रखना, चेन्नई से। किसने किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। इसके साथ में क्या हुआ कि अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के बाद भारत भी उस समूह में अब शामिल हो गया। तो कौन कौन? अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के बाद, मतलब छठा देश बन गया कि जिसके पास समुद्र के अंदर की गतिविधियों के लिए मानव युक्त मिशन चलाने की क्षमता है। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू किया गया समुद्र मिशन 6,000 करोड़ रुपए के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। ठीक है, समुद्र मिशन डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। विशिष्ट प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय समुद्र में 1000 से 5500 मीटर की गहराई में पाए जाने वाले मेटेलिक मैग्नीज नोड्यूल्स, गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स और कोबाल्ट क्रस्ट जैसे निर्जीव संसाधनों के अन्वेषण की दिशा में सुविधा प्रदान करेगी। मानव युक्त पनडुब्बी है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 का प्रारंभिक डिजाइन तैयार कर लिया गया। इसरो, IITM और DRDO सहित विभिन्न संगठनों के साथ इसको मूर्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिर 500 मीटर गहराई में जाने में सक्षम इस मानव युक्त पनडुब्बी प्रारंभिक संस्करण का समुद्री परीक्षण 2022 के अंतिम तिमाही में होने की संभावना है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले में 2022। मत्स्य 6000 के गहरे पानी में जाने में सक्षम संस्करण के लिए 2024 की दूसरी तिमाही तक परीक्षण के लिए तैयार हो जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो याद रखना इसको। तो जून 2021 में डीप ओशन मिशन को मंजूरी मिली, जिसे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। डीप ओशन मिशन। आगे क्या है कि 9वीं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक हुई है। ठीक है, 9वीं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक हुई है, चर्चा में रही भाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, इन्होंने अध्यक्षता की है। ब्रिक्स विज्ञान मंत्रियों की बैठक विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा है। भारत ने अपनी अध्यक्षता, ठीक है, भारत ने अपनी अध्यक्षता में क्या किया? ब्रिक्स @15 निरंतरता, एकीकरण, सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग का समग्र विषय चुना।
सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए तकनीकी और डिजिटल समाधान लाने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार में सहयोग के निरंतर महत्व को भी मान्यता दी है। सभी सदस्य राज्यों ने ब्रिक्स नवाचार कार्य योजना 21 से 24, ब्रिक्स STI घोषणा 21 और ब्रिक्स STI गतिविधियों के कैलेंडर 2022 को अपनाया, जो सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक रोड मैप के रूप में काम करेगा। भाई करंट अफेयर जो है ये बहुत ही अच्छा है, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत पर्याप्त है। इसके अलावा अगर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका करंट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए और PDF जो मिल जाए उसको अच्छे से पढ़ जाइए। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में तथ्य देख लें थोड़ा सा। तो 2009 में स्थापना हुई इसकी। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसके देश हैं, सदस्य हैं। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक स्थान लाने वाला एक महत्वपूर्ण समूह, जिसमें शामिल हैं, क्या शामिल हैं, 3.14 अरब लोगों के साथ दुनिया की 41% आबादी है इसमें। विश्व के कुल भूमि सतह का 29.3% कुल संयुक्त क्षेत्रफल है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 20% हिस्सा है। विश्व व्यापार का 16% हिस्सा है। और उपरोक्त जो डाटा दिया गया ना, ये विश्व बैंक का डाटा 2019 पर आधारित है, ये भी याद रखना, PIB की रिपोर्ट है। ठीक है, अल सल्वाडोर ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है। क्या है अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना, जिसे शुरू में बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड द्वारा वित्त पोषित किया गया। प्रमुख बिंदु है, बिटकॉइन सिटी आय, संपत्ति, पूंजीगत लाभ, करों से मुक्त होगी। ध्यान रखना किससे किससे मुक्त होने वाली है। बिटकॉइन सिटी कोंचगुआ ज्वालामुखी के पास बनाया जाएगा। कोंचगुआ ज्वालामुखी के पास बनाया जाएगा। तो कहाँ पे है ये? अल सल्वाडोर में ही होगा। बिटकॉइन बॉन्ड जारी करना 2022 में शुरू होगा। ठीक है, बिटकॉइन क्या है? यह एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा, बिना किसी केंद्रीय बैंक, एकल व्यवस्थापक के, जिसे बिचौलियों की आवश्यकता के बिना पीयर टू पीयर बिटकॉइन नेटवर्क पर उपयोगकर्ता को भेजा जा सकता है। सितंबर 2021 में अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अल सल्वाडोर के बारे में देखें तो यह मध्य अमेरिका का भैया एक देश है। राजधानी है सैन सल्वाडोर। राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले। ठीक है, नासा ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली लॉन्च की। ठीक है, नासा ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली लॉन्च की। नाम है डार्ट अंतरिक्ष यान। डार्ट अंतरिक्ष यान क्या है भाई? डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण पूरा नाम है, याद रखना। नासा द्वारा वैंडेनबर्ग US स्पेस फोर्स बेस से सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। कहाँ से? वैंडेनबर्ग US स्पेस फोर्स बेस से। इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट पर ले जाया गया। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट, नाम याद रखना। प्रमुख बिंदु अगर देखें इसके बारे में, तो डार्ट अंतरिक्ष यान का निर्माण नासा के ग्रह रक्षा समन्वय कार्यालय के निर्देशन में मैरीलैंड में जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी द्वारा तैयार किया गया। डार्ट एक खतरनाक क्षुद्रग्रह द्वारा पृथ्वी के प्रभाव को रोकने के लिए प्रौद्योगिकियों का एक ग्रह रक्षा संचालित परीक्षण है। डार्ट अंतरिक्ष में किसी क्षुद्रग्रह की गति को बदलने के लिए गतिज प्रभावकारी तकनीक का पहला प्रदर्शन होगा। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए इसके आगे देख लेते हैं। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम क्या है भाई? कि US ने नई दिल्ली में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। किसने? भारत और अमेरिका ने मिलकर की है। भारतीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत हैं कैथरीन टाई ने इस बैठक में की अध्यक्षता की है। पिछला व्यापार नीति फोरम जो था 2017 में आयोजित हुआ, ये भी याद रखना। ठीक है, तो 2017 के बाद 21 में हुआ, मतलब 4 साल पे। मंत्रियों द्विपक्षीय जुड़ाव में वृद्धि के माध्यम से सब कुछ बकाया बाजार पहुंच मुद्दों को पारस्परिक रूप से हल करके भारतीय अमेरिकी किसानों और व्यवसायों को होने वाले वास्तविक लाभों को स्वीकार किया है दोनों। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें कि दोनों पक्षों ने क्या किया, कि दोनों पक्षों ने भी कृषि वस्तुओं TPF कार्य समूह के माध्यम से कृषि खाद्य उत्पादों में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए
कार्य जारी करने के लिए सहमत हो गए और 2022 में पशुओं के स्वास्थ्य, संयंत्र स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा अन्य तकनीकी मुद्दों पर तकनीकी संवाद जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। फोरम को पुनः लॉन्च ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। ठीक है, ध्यान रखना, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है 2020-21 में। ठीक है, तो क्या है कि अमेरिका भारत सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। 2020-21 में देखें तो देश में $52 बिलियन का आउटबाउंड शिपमेंट भेजा गया था। ठीक है, नोट के रूप में देखें तो भारत और यूएसए ने 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने ई कॉमर्स आपूर्ति पर समकारी लेवी डिजिटल कर पर एक संक्रमणकालीन दृष्टिकोण के लिए सहमत हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फार्मास्यूटिकल या दवा क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। फार्मास्यूटिकल या दवा क्षेत्र में के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 18 नवंबर को भैया हुआ है इसका। ठीक है, क्या ये कि विशिष्ट पहले उद्देश्य भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग में नवाचार के उत्कृष्ट परिवेश माहौल को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्राथमिकताओं पर चर्चा करने, रणनीति बनाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, उन अवसरों को भी उजागर करेगा जिसमें विकास की अपार संभावनाएं होंगी। दवा उद्योग भी चुनौती के लिए तैयार हो गया है। भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र द्वारा अर्जित वैश्विक विश्वास ने हाल के दिनों में भारत को विश्व की फार्मेसी कहा है। ठीक है, भारत प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना और ये बहुत लंबे समय से चल रहा भाई, याद रखना। 2021 में $87 बिलियन प्राप्त हुआ, विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है। ये बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, तो भाई विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस की रिपोर्ट 2021 की आई है। इसमें $87 बिलियन पिछले वर्ष से 4.6% बढ़त हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया। 2020 में $83 बिलियन था। ठीक है, अमेरिका भारत में प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत है। अमेरिका में भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता सबसे बड़ा स्रोत है, जो इन निधियों से के 20% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। भारत के बाद किसका नंबर है भाई, तो चीन का है, मैक्सिको है, फिलीपींस और मिस्र का नाम आता है। भारत में प्रेषण 2022 3% बढ़कर $89.6 बिलियन होने का अनुमान है। 2022 की बात हो रही है। निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए प्रेषण 7.3% से बढ़कर 21 में $589 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। प्रेषण को आमतौर पर प्रवासियों द्वारा मूल के समुदायों में मित्रों रिश्तेदारों को किए गए वित्तीय इन काइंड के हस्तांतरण के रूप में समझा जाता है। प्रेषण क्या है, जैसे भारत के लोग रह रहे हैं ना, दुबई रह रहे हैं, अमेरिका रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, बहुत पूरे विश्व में कहीं ना कहीं रहते ही है, तो वो लोग वहाँ से जो भारत में पैसा भेज रहे हैं वही है प्रेषण। ठीक है, ध्यान रखना इसका। ओके, अब इस पे हम चर्चा करेंगे कल, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप लोगों का भी मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो छोटी छोटी वीडियो रहे तो थोड़ा अच्छा है। ठीक है, इसके आगे ये हम 4 से 5 वीडियो, अभी कम से कम 3-4 वीडियो बनाएंगे इसमें हम। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए भैया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। कंटेंट अच्छा है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तो कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये ग्रेड अप का कंटेंट है। ठीक है, और पीसीएस का पेपर हुआ, ये हमने देखा है, हमारे बच्चों ने, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम था उसमें भी देखा गया, अभी जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी जितने भी करंट अफेयर्स आए थे वो सब यहाँ से थे, वो सब इसमें मिल गए थे। इसलिए हम ज़ोर दे रहे हैं कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ जाइए, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, चाहे वो बिहार सीडीपीओ, चाहे बिहार एसआई का हो पेपर, चाहे फिर पेपर हो 2022 में यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर अन्य जो एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट पीसीएस वाले, सभी में अच्छे से काम आएगा ये कंटेंट। ठीक है, इनकी पीडीएफ भी दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, आप उनको पढ़िए, वीडियो देखते रहिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे भाई अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए आप लोग,
ठीक है, उनको भी शेयर करिए, उनको भी देखना चाहिए। और जितना बार देखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ये उतनी ही अच्छे से आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।